बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूं कि पिछली दोनों क्लासेस आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपको समझ भी आया होगा। और केमिस्ट्री में जो आपकी तकलीफ़ है, आपको ये बात एहसास हो गई होगी कि शायद अब ये तकलीफ़ हमारी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हम कंसेप्ट के बल पर आगे विज्ञान को समझने लगेंगे। और आप ये बात भी समझ गए होंगे कि हम केमिस्ट्री को कितने आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। वो जो केमिस्ट्री की एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, एक जो जटिल भाषा है, उस जटिल भाषा से हम आपको बाहर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको किताबी रूप से ना पढ़ाया जाए और आप प्रैक्टिकली सोचें, विचार करें और केमिस्ट्री से अपने आप को जोड़ लें। ठीक है सर। तो मैं एक बार आपको बैच की जानकारी देता हूं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरा नाम अमित है और मैं आपको केमिस्ट्री की यात्रा में आपके साथ रहूंगा और आपको सारी चीज़ें धीमे धीमे बूंद की तरह आपके दिमाग में टपकाता रहूंगा और कंसेप्ट बनाता रहूंगा। ठीक है। अब ये केमिस्ट्री जो हम शुरू कर रहे हैं, विजयरथ बैच जो शुरू हुआ है, आज इसकी तीसरी डेमो है। ये बैच आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 में 25 का जो बैच है, ये वैसे तो 799 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप 20% का इस पर डिस्काउंट चाहते हैं तो RRB20 आप कूपन कोड लगाएंगे और आपको ये 639 रुपये का मिल जाएगा। जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे और RRB20 इस पर टाइप करेंगे तो आपको ऐसा 639 रुपये का ये बैच देखने को मिलेगा। और ये बैच में जो जानकारी है, और 9 बजे सुबह आपकी करंट अफेयर होती है, मैथ होता है 10 बजे, 1 बजे रीजनिंग होती है और साइंस की क्लासेस जैसा कि अभी आपके सामने शुरू हो गई हैं। ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, केमिस्ट्री का सफ़र शुरू कर रहे हैं। आइए, चलिए, आइए दोस्तों। तो कल की क्लासेस में हमने कुछ बातें समझी थी, 2 मिनट में उनको रिवीजन करेंगे और फिर वहां से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। आओ बच्चों। तो हमने कहा था कि पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती हैं। पदार्थ क्या होता है हमने समझा, और फिर समझा कि पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं। विशेषताएं कहें, लक्षण कहें, कुछ प्रमुख बातें पदार्थ की होती हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये पदार्थ की कुछ बातें हमने समझी थी। 2 मिनट लगेंगे बच्चों, एक बार आपको बेसिक देना है, उसके बाद आगे वहां से चलेंगे। हमने कहा था जब आप पदार्थ को देखने पहुंचे तो आपने उसकी 4 मुख्य तौर पर विशेषताएं समझी कि सर इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं। उन 4 मुख्य विशेषताओं में, उन लक्षणों में पहला आपने लक्षण बताया कि सर ये जो पहला लक्षण होता है, पदार्थों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, इसीलिए कोई भी चीज उसमें जाकर घुल जाती है। और आपने ये बात बताई, कोई भी चीज उसमें जाकर घुल जाती है तो ये स्पेस होता है, तभी तो तभी तो दूध में चीनी घुल जाती है, तभी तो दूध में चीनी घुल जाती है। ये बात हमारी यहां से प्रूफ हुई कि मॉलिक्यूल पदार्थ जो होता है, पदार्थ के कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है। और ये खाली स्थान का जब हमने देखा कि सर आपने दूध में शक्कर घोल दी, दूध में चीनी घोल दी, तो ये चीनी कहाँ गायब हो गई? ये चीनी उस दूध के खाली स्थानों के, दूध के पार्टिकल के खाली स्थानों के बीच में कहीं समा गई है। इसलिए आपने कहा कि सर ये खाली स्थान होता है। दूसरी बात बताइए आपने कि सर कोई भी पदार्थ होता है, उसके जो कण होते हैं वो आपस में खींचते हैं, एक दूसरे को ऐसे जकड़ते हैं। जब एक दूसरे को जकड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि उनमें एक आकर्षण बल होता है, एक एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनमें एक आकर्षण बल
या एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी वजह से पार्टिकल एक दूसरे को जकड़े रखते हैं, एक दूसरे को जकड़े रखते हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़े। तीसरी बात आपने कही सर ये जो पार्टिकल होते हैं ये आपस में गति करते हैं, ये गति करते हैं। और क्योंकि गति करते हैं इसीलिए गति करने की अवस्था को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो चीज गति से पैदा होती है, जैसे अंडे से पैदा होने वाले को अंडज कहा जाता है, पंख से पंख मतलब कीचड़ से पैदा होने वाले को पंकज कहा जाता है, ऐसे ही गति से पैदा होने वाले को गतिज बोलते हैं। तो कणों की एक गतिज ऊर्जा होती है, कणों के बीच में एक गतिज ऊर्जा होती है, इंग्लिश में इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो कणों की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बात भी आपने समझी। फिर यहां से काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़े तो आपने कहा सर गति होती है, आकर्षण बल होता है, खाली स्थान होता है। और तीसरी बात ये होती है ये आपस में जल्दी से घुल जाते हैं, इनमें विसरण का गुण पाया जाता है, इनमें डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है, विसरण का डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है। इस बात को आपने ऐसे समझा कि अगर एक गिलास पानी में आपने थोड़ी सी इंक डाल दी, स्याही डाल दी एक गिलास पानी में, तो वो स्याही बहुत जल्दी पूरे ग्लास में तैर जाती है, पूरे ग्लास में मिल जाती है। इसका मतलब कैसे मिल गई? तो स्याही के भीतर हो चाहे पानी के भीतर हो, स्याही और पानी बेताब हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो एक दूसरे में मिलने का गुण पाया जाता है। ये बेकरारी इतनी ज्यादा होती है कि गैस में ये बेकरारी बहुत ज्यादा होती है, आपस में मिलने का गुण गैस में बहुत ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन या विसरण की जो दर होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? वो सबसे ज्यादा आपकी गैसेस में होती है। ये बात आपने समझी। अब यहां से आगे चले। अगर हम ये कहें कि अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर एक बात बनाएं कि आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड्स में होगा। अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? सॉलिड में। सॉलिड के बाद द्रव में, और द्रव के बाद गैस में होता है, द्रव के बाद गैस में होता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आपने कहा कि सर ये ऐसे बनाए इसको कि सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके बाद लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उसके बाद गैस में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है सर, ठीक है। अब दूसरी बात आपने कही सर गतिज ऊर्जा के आधार पर, काइनेटिक एनर्जी के आधार पर अगर आप क्रम में लगा सकते हैं, गतिज ऊर्जा के आधार पर पदार्थों को क्रम में लगा सकते हैं क्या? तो काइनेटिक एनर्जी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होगी, गैस के बाद लिक्विड में होगी, और सबसे कम जो हो जाएगी वो सॉलिड में हो जाएगी, यहां तक की बातें कल तक हमने समझी थी और कल तक हमने अपनी इन बातों को यहां तक देख लिया था। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और यहां से आगे बढ़ने पर हम आपको बताएं कि हम अगले पदार्थ की अवस्था पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है प्लाज्मा, जिसका नाम होगा प्लाज्मा। तो लिखें बच्चों, हेडिंग डालें अपने नोट्स में, प्लाज्मा या प्लाज्मा, ऐसे। ठीक है, पहले इसको समझेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे कैसे। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहला सवाल तो यहीं से आ जाएगा, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो अगर ये पूछे कि फोर्थ स्टेज ऑफ लिक्विड कौन सी होती है, तो हम बताएंगे प्लाज्मा होती है। कैसे बनती है 1 मिनट में बताएंगे, 1 मिनट में सारी बातें समझाएंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, एक एक बात बड़ी ही आराम से तसल्ली से हम लोग पढ़ते चलेंगे, लेकिन धैर्य के साथ समझना। ये पदार्थ की फोर्थ स्टेज होती है, तो कहेंगे इट इज फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर।
चलो जी, एक बात तो इसके बारे में हमारी ये हो गई। अगली बात अगर इसके बारे में देखेंगे तो पहले सुनो कि ये कैसे बनती है, पहले सुनो कि कैसे बनेगी। अभी अभी आपने कहा, अभी अभी आपने कहा सर ठोस होता है, ठोस होता है, ठोस के बाद द्रव होता है, द्रव के बाद गैस होता है, और जब गैस से आगे चलेंगे तो आपको प्लाज्मा मिलेगा। गैस से आगे मिलेंगे तो प्लाज्मा मिलेगा। अगर आप किसी भी गैस को, किसी भी गैस को इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दो, 3000 डिग्री, 2500 डिग्री, 4000 डिग्री, सर सूर्य के केंद्र में जाएंगे, अपना जो सूरज देवता है उसके केंद्र में जाएंगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। अगर किसी भी गैस को आपने 2000, 3000, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे देते हैं तो वो गैस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, गैस के कण बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, जो गैस के पार्टिकल हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो आवेशित हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, और आवेशित होने के बाद चमकने लगते हैं, और इस चमकने की अवस्था को ही प्लाज्मा कहा जाता है। इस चमकने की अवस्था को ही प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा कौन सी स्थिति है? जब हम गैस के कणों को या किसी भी गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे देते हैं, तो हाई टेम्परेचर के बाद वो गैस बहुत ज्यादा, उसके कण उत्तेजित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और उन पर एक चार्ज आ जाता है, वो आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज हो जाने के बाद चमकने का गुण आ जाता है, चमकने का गुण आ जाता है। ये कुछ ऐसा मान के चलिए कि सर फरवरी का महीना चल रहा है और किसी ने आपको कहा कि हम दिल दे चुके सनम, आपके चेहरे पर जो चमक आ गई है यही प्लाज्मा है। आपके चेहरे पर जो चमक आ गई, आपका चेहरा जो आयनाइज हो गया, ये जो आवेशित हो गए, चेहरे के जो कण थे आवेशित हो गए, एक्साइटेड हो गए, इस एक्साइटमेंट को ही, इस चमक को ही प्लाज्मा कहते हैं। यदि ये गैस 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाती है तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनाई? जब किसी गैस के कणों को हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है तो हाई टेम्परेचर पर गैस के कण आयनाइज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और वो चमकने लगते हैं। इस चमकने के गुण को ही, इस चमकती हुई अवस्था को ही प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो परिभाषा क्या बनाएंगे? उच्च किसी गैस को उच्च तापमान देने पर, किसी गैस को उच्च तापमान देने पर गैस के कण, लिखो जल्दी से, गैस के कण उत्तेजित हो जाते हैं, गैस के कण उत्तेजित हो जाते हैं तथा इन पर आवेश आ जाता है, आवेश आ जाता है तथा गैस चमकने लगती है। इस अवस्था को ही प्लाज्मा कहते हैं। इस अवस्था को ही प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये हमने इसकी परिभाषा बनाई कि किसी गैस को हाई टेम्परेचर देने पर गैस आवेशित हो जाती है। तो अंग्रेजी में इसको लिखें, क्या कहें? When a gas superheated, जब एक गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म किया जाता है,
particles of gas become ionized and glow, और चमकने लगते हैं. This stage is called प्लाज्मा स्टेज. उदाहरण क्या देंगे इसका, एग्जाम्पल क्या देंगे? तो नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है, तो नियोन बल्ब में प्लाज्मा दिखाई देता है. नियोन गैस को तापमान देंगे, को तापमान देने पर गैस को तापमान देने पर प्लाज्मा बनता है. तो सवाल यहां आएगा कि नियोन कौन से बल्ब में आपको प्लाज्मा मिल सकता है? तो आप बताएंगे नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है, नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है. और यदि नियोन गैस इसमें भरी जाती है, तो नियोन गैस को जैसे ही तापमान देंगे, तापमान देने पर यह प्लाज्मा की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है. ठीक है सर, नियोन बल्ब की बात आई. दूसरा यहां पे आगे लें, फ्लोरेसेंट बल्ब. फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा का प्रयोग, इसमें भी प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है. फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है. यूज ऑफ प्लाज्मा इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, इसमें भी प्रयोग किया जाता है. कैसे किया जाता है? जब फ्लोरेसेंट इसमें ट्यूब में हीलियम गैस भरी जाती है और हीलियम गैस को टेम्परेचर दिया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ाने पर वो प्लाज्मा की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है. दो बातें हो गई, दो एग्जांपल हो गए. अगर हम कहें तारों में पदार्थ की अवस्था प्लाज्मा ही है. अगर कोई पूछे कि सूरज में जो पदार्थ है उसकी क्या अवस्था है, अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या कहेंगे? द स्टेज ऑफ स्टार्स मैटर इज प्लाज्मा. तो अगर कहें हम कि तारों का मतलब क्या हुआ, सूरज भी तो एक प्रकार का तारा है, सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा है, तो सूर्य का जो मैटर है, वो मैटर जो है वो प्लाज्मा की स्थिति में है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सन के चमकने का कारण क्या है, तो सन में जो पदार्थ हैं, वो जो मैटर है, वो इतना ज्यादा टेम्परेचर पर है, 3000-4000 डिग्री टेम्परेचर पर है, कि वो जो गैसीय अवस्था है आपके सन की, सूरज की, वो अवस्था प्लाज्मा में चेंज हो जाती है. बात समझे? ये दो बातें हो गई. यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको समझाया कि सर प्लाज्मा जो होती है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है. गैस को उच्च ताप पर गर्म करने पर बनती है, और ये इसके जब हम गैस को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इस पर आवेश आ जाता है, आयनाइज हो जाती है, और आवेश आने के बाद कहां आपको दिखती है? नियोन बल्ब में दिखती है. नियोन बल्ब के बाद फ्लोरेसेंट ट्यूब में आपको दिखती है. फिर कहां दिखती है? तारों में. तारों का जो पदार्थ है वो भी इसी अवस्था में है. बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर है? चलें आगे.
एक बार प्लीज बताइए, आपको समझ में आ रहा है, बात क्लियर है? मैंने आपको प्लाज्मा स्टेज बताया, यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। चलिए, अब हम पदार्थ की पांचवी अवस्था लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। पदार्थ की पांचवी अवस्था लेते हैं, जिसे हम कहते हैं, हाँ स्टार में, तारों में होता है बिल्कुल। पांचवी अवस्था लेंगे जिसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सर ये क्या बला आ गई अब? अरे सर, हम तो आपको पदार्थ पढ़ा रहे हैं, तो बला क्या है? पदार्थ की बारे में जानकारी दे रहे हैं। चार चीज आप पढ़ चुके हैं, चार चीज आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पांचवी अवस्था आपको पढ़ा रहे हैं, पांचवी अवस्था पढ़ा रहे। क्या क्या लिखेंगे? पहली बात, यह लिखें, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पेपर वाला अगर पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना होगा कि पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं, और पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर। इट इज फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। सर ये कैसे होती है, इसको समझ में नहीं आया, कैसे होती है? एक बार ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे? इधर आपने कहा था कि ठोस होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड से आगे बढ़े तो द्रव होता है, द्रव से आगे बढ़े तो गैस होता है, गैस होता है, और गैस से इधर गए तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। लेकिन जैसे ही आप इधर चलते आएंगे तो यहां आपको एक अवस्था मिलेगी, यहां एक अवस्था मिलेगी जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। इसके जो कण है ना, देखो आपने यहां तक पढ़ा था कि जब हम गैस और द्रव और ठोस की तरफ चलेंगे तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसके बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा हो जाएगा। एक बात तो आपने ये पढ़ी थी। दूसरी बात आपने पढ़ी थी कि ठोस जो होता है इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। दूसरी बात आपने ये पढ़ी। तीसरी बात आपने पढ़ी थी कि ठोस जो होता है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत जकड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, ये पढ़ी थी। सर ठोस से भी ज्यादा कोई ऐसी, ठोस से भी और कोई ठोस हो जाए, ठोस की तुलना में भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए, ठोस की तुलना में भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, ऐसी कोई अवस्था हो सकती है क्या? अरे ऐसी अवस्था सपने में हो सकती है। वो मेरे सपनों का कैसा होगा राजकुमार? वो बीईसी जैसा हो सकता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसा हो सकता है। मतलब ठोस से भी ज्यादा कोई चीज कंडेंस हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। 1920 में, 1920 में बोस ने यह बताया 1920 में कि अगर आप किसी भी गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत बहुत कम हो, किसी गैस को अगर आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दे, -273, बच्चों 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे सैनिक लद्दाख में रहते हैं, जहां पानी अगर टपकाओगे तो बर्फ बन जाती है। -273 डिग्री टेम्परेचर पर अगर किसी गैस को ले जाते हैं तो वो ऐसा गुण दिखाती है जैसे ठोस से भी ठोस हो जाए। उस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। मतलब सर ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि बोस आइंस्टाइन पांचवी अवस्था है। और ये कब बनती है? लिखो ध्यान से, कब बनती है? किसी कम घनत्व वाली गैस को
परम शून्य ताप पर ठंडा करने पर, परम शून्य ताप पर ठंडा करने पर पदार्थ के कण सुपर एटम की तरह बिहेव करते हैं। अभी बताऊंगा ये, सुपर एटम की तरह व्यवहार करते हैं तथा, लिखना बच्चों, नोट्स बनाना, तथा अपना व्यक्तिगत गुण छोड़ देते हैं, अपना व्यक्तिगत गुण छोड़ देते हैं। इस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। सर ये क्या बात हुई? सर मैं तो जब गांव में पला बढ़ा था तो मुझे तो मट्ठा पीने की आदत थी, लस्सी पीने की आदत थी, चाय पीने की आदत थी, और जब से उनके चक्कर में आ गया, उनके साथ रहने लगा, बैठने लगा, उठने लगा, तब से भूल गया चाय पीना, तब से भूल गया धोती कुर्ता पहनना, फटी फटी जींस पहनने लगा हूं, ढीली लंबी कुर्ती और जैकेट पहनने लगा हूं, अपना स्वभाव भूल गया हूं। किसके प्रभाव में आकर? किसी और के प्रभाव में आकर मैं अपना स्वभाव भूल गया। इसी को सुपर एटम कहते हैं। अरे बहुत सारे कण आपस में आकर मिल गए और भूल गए अपना मूल, भूल गए अपना गांव, भूल गए अपना व्यक्तिगत बिहेव, और क्या बताया कैसे बिहेव करने लगे? एक भीड़ की तरह बिहेव करने लगे, उसे सुपर एटम कहा। सर ये परम शून्य ताप क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप का मतलब है जिससे और ज्यादा ठंडा नहीं किया जा सकता, इससे और ज्यादा ठंडा नहीं किया जा सकता। तुमने कई बार कहा होगा उनको, अब बस कर यार, इससे ज्यादा नहीं, अब बस कर, दिमाग से बीमार हो गया हूं, मैं तो बंद किताब था, खुला अखबार हो गया हूं। तुमने कई बार कहा होगा ना। तो हम कहते हैं परम शून्य ताप वो ताप होता है जिससे ज्यादा किसी चीज को ठंडा नहीं किया जा सकता। -273 केल्विन पर, -273 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। तो मैंने कहा जब किसी गैस को जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है तो वो ऐसी अवस्था में आ जाती है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी कहा जाता है। तो अंग्रेजी में लिखें, एक बार अंग्रेजी में लिखे, when extremely low density gas is supercooled at zero absolute temperature, then molecules behaves like a super atom, and lose their own identity, और अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी को खो दे। इसका यूज कहां किया जाता है? बोस आइंस्टाइन का यूज कहां किया जाता है? तो आप कहेंगे कि एटॉमिक क्लॉक में, परमाणु घड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक में, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में। सर ये क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब? सर क्वांटम को तो क्वांटम ही कहेंगे, कंप्यूटर में गणना करने को कंप्यूटिंग कहते हैं।
ये क्वांटम क्या होता है? क्वांटम क्या होता है? 2 घूंट पिला दे साथिया, 2 घूंट तो तुम नाप भी सकते हो, 1 घूंट का इतना टुकड़ा करते जाओ कि वो घूंट तुम्हें दिखाई ना दे। किसी पदार्थ के इतने छोटे 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 टुकड़े करते चले जाओ कि पदार्थ अब तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाए, उसे ही क्वांटम कहते हैं, उसे ही क्वांटम कहते हैं। तुमने कहा कि मम्मी मुझे भोजन दो, और मम्मी ने तुम्हें भोजन दिया क्वांटम में, तो तुम्हारी जीभ पर स्वाद भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी छोटी मात्रा होती है क्वांटम, इतनी छोटी मात्रा होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, ये आंखें नहीं देख पाएंगी, उसे ही क्वांटम कहा जाता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग करेंगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का। मैंने आपको 2 अवस्थाएं बताई, बताइए समझ में आया? बताइए समझ में आया? हमने आपको 2 चीजें बताई। पहली बताई क्या कि सर पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, और पदार्थ की 5वीं अवस्था को आपने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बताया। बताइए। चलें आगे। चलिए यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं, बात चले। चलो आगे चलते हैं। अब हमने कहा अवस्थाओं में परिवर्तन, अवस्थाओं में परिवर्तन। किसकी अवस्थाओं में? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो यहां लिखें पदार्थ की अवस्थाओं में, हेडिंग डालेंगे, अपने कागज और कलम को उठाएंगे और हेडिंग डाल देंगे क्या? पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव, चेंजेस इन मैटर स्टेज। पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव। सर पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव आ सकता है क्या? हां, क्यों नहीं आ सकता है? पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव क्यों नहीं आ सकता है? अरे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, हां गैस का इसलिए है क्योंकि भाई गैस में पहले से ही दूरी बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल के बीच बहुत ज्यादा दूरी होती है। ठीक है, चले आगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब है कि एक ऐसी अवस्था जब गैस को बहुत ठंडा कर दिया जाए, बहुत ठंडा कर दिया जाए, तो अब गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो एक जगह आकर एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं कि छोड़ के नहीं जाने दूंगा, छोड़ के नहीं जाने दूंगा। छोड़ के ना जाने देने के गुण को ही बीईसी कहा जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। और जब एक दूसरे को ऐसे जगड़ के पकड़ के बैठ लोगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने यह बात बताई, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने यह बात बताई, और उसने कहा कि सर कोई भी अवस्था अगर इतनी ज्यादा ठंडी कर दी जाए, इतना ज्यादा कम टेम्परेचर कर दिया जाए, तो उसके कण जम जाते हैं, वो मूव नहीं करते, वो गति नहीं करते। और जब गति नहीं करते हैं उसे ही बीईसी कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब यहां से आगे चलो, यहां से आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। हां सर परिवर्तन हो सकता है। कैसे परिवर्तन हो जाएगा? देखो ध्यान से, पहले एक चित्र देखेंगे फिर आगे चलेंगे। सर ये ठोस है, ठीक है सर, ये गैस है, ठीक है, और ये द्रव है, ठीक है। सर हमने कहा कि कोई द्रव जो होता है, पानी वाष्प बन सकता है क्या? कोई पानी भाप बन सकता है क्या? पानी, हां पानी भाप बन सकता है, ठीक है। सर कोई गैस द्रव बन सकती है क्या? कोई गैस लिक्विड बन सकती है? हां कोई गैस लिक्विड बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? आप भाप को इधर भेज दो तो ये गैस लिक्विड बन जाएगी, भाप को इधर भेज दो तो गैस लिक्विड बन जाएगी। अगली बात, सर कोई गैस ठोस बन सकती है? कोई गैस ठोस बन सकती है? हां, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ठंडा कर दो तो उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, उसे ड्राई आइस कहा जाता है। तो CO2 को
ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बहुत ठंडा कर दे तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। और कोई ठोस गैस बन सकता है, कोई ठोस डायरेक्ट गैस बन सकता है, हाँ कपूर बन सकता है। कौन बन सकता है? कपूर बन सकता है। ठीक है सर। सर कोई ठोस द्रव बन सकता है? हाँ बर्फ बन सकता है, बर्फ। और सर कोई द्रव ठोस बन सकता है? हाँ सर पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। देखो ध्यान से, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है? सुनो ध्यान से। सर हमने यहां बताया कि पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव हो सकता है, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव हो सकता है। हाँ सर बदलाव हो सकता है। कैसे बताया? सर कोई ठोस जो है, कोई ठोस जो है वो गैस में तब्दील हो जाएगा, कोई ठोस डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाएगा। हाँ सर कपूर की गोली लो, कपूर की गोली को रखा रहने दो, नेपथलीन ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक उड़ जाएगा और वो ठोस जो है किस में तब्दील हो जाएगा? गैस में। क्या कोई गैस लिक्विड बन जाएगी? हाँ सर हमने तो बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है कि जब मैं सुबह सुबह नहाता हूं तो भाप उठती है मेरे शरीर से, और फिर देखता हूं तो वो जो भाप है वो जो वॉशरूम है उसके शीशे पर चिपक गई है लिक्विड बन के। तो सर गैस द्रव भी बन जाएगी। और द्रव ठोस बन सकता है, तो मम्मी रोज बर्फ जमाती है, ऐसा होता रहता है। मतलब ये एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन तब्दील कैसे हो? तब्दील कैसे हो? अवस्थाओं में बदलाव करूं कैसे? मैं तो चाहता हूं कि वो मेरी तरह बदल जाएं, पर उनको बदलूं कैसे? और बदलने की तरह आपको तापमान देना होगा, या तो तापमान घटाना होगा या तापमान बढ़ाना होगा, प्रेशर दबाना होगा, प्रेशर देना होगा या प्रेशर हटाना होगा। मैं तो बहुत चाहता हूं कि बदल जाए वो मेरी तरह, लेकिन कितना भी प्रेशर दूं तो अवस्था नहीं बदल रही, कितना भी तापमान दूं तो अवस्था नहीं बदल रही है। लेकिन यहां देखोगे तो पदार्थ की पांच अवस्थाएं बदल जाएंगी, पांच अवस्थाएं बदल जाएंगी। किस आधार पर? तापमान देकर बदल जाएंगी, दबाव देकर बदल जाएंगी। सर वो तापमान जिस पर पिघल जाऊंगा मैं, वो तापमान जिस पर मैं पिघल जाऊंगा, मैं तो बर्फ हूं, मैं तो लोहा हूं, मैं तो चट्टान हूं, लेकिन जिस तापमान पर मैं पिघल जाऊंगा उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसे गलनांक बिंदु कहा जाता है। सर जिस तापमान पर पिघल जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, उसे गलनांक कहा जाता है। जिस तापमान पर जम जाए, जिस पर तम जाए, जमने के बाद ऐसे बन जाए स्टैचू बनकर, जिस पर कोई द्रव जम जाता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। और जिस पर कोई उबल जाए, जिस पर भाप बनकर उड़ जाए, उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो आइए चलते हैं इन नांकों की दुनिया में, अंकों की दुनिया में, और देखते हैं आगे। आइए पहला हेडिंग डालेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दुख दर्द पीड़ा तो नहीं? गलनांक बिंदु, इस गलनांक बिंदु को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। सर ये मेल्टिंग पॉइंट सभी पदार्थों का एक जैसा होगा क्या? सभी पदार्थों का एक जैसा होगा क्या? अरे नहीं, उन्होंने मुझे हाथ में चॉकलेट दी थी, जब तक घर आया तब तक चॉकलेट पानी हो गई। और उन्होंने मेरे हाथ में एक लोहे का टुकड़ा भी दिया था, पत्थर भी दिया था, लेकिन घर तक आया तो कोई उसमें बदलाव नहीं आया। तो पत्थर का गलनांक अलग है, चॉकलेट का गलनांक अलग है। और उन्होंने मुझे कही थी कि लो आइसक्रीम जाकर खा लेना अपने रूम पर। आइसक्रीम आते आते खाई नहीं, मेरे को पीनी पड़ी। तो आइसक्रीम का गलनांक कुछ और है। प्रत्येक पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है, पर यह गलनांक होता क्या है? अरे वो गलने का अंक, जिस पर कोई पदार्थ गल जाए उसे ही गलनांक कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। तो आइए सुनिए जरा ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट बताए, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, द्रव में
बदल जाता है, बदल जाता है, उसे गलनांक कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। अच्छा, उसे गलनांक कहते हैं। तो गलनांक अलग अलग होगा क्या? हां, गलनांक अलग अलग होगा, गलनांक अलग अलग होगा। जब मम्मी कढ़ी बनाती है बहुत देर तक आग लगाती है चूल्हे में। जब मम्मी चावल बनाती है तो कहती हल्की सी आंच में जल जाएगा ये तो, हल्की सी आंच में जल जाएगा ये तो। जब मम्मी तवे पर रोटी सेकती है तो कहती है हल्की हल्की धीमी आंच देना। इसका मतलब प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ का जो गलने का, जलने का जो तापमान होगा वह अलग अलग होगा। तो एक किसी भी एक पदार्थ का सेम गलनांक नहीं होता है। कोई आदमी हल्का सा पुचकार दो तो कब्जे में आ जाता है, किसी को बार बार पुचकारी दो तो कब्जे में नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति का पुचकार बिंदु एक नहीं होता है, प्रत्येक पदार्थ का एक गलनांक बिंदु नहीं होता है। तो हमने कहा टेम्परेचर at which any solid change into liquid form, इसे गलनांक बिंदु कहते हैं, इसे गलनांक बिंदु कहते हैं, इसे गलनांक बिंदु कहते हैं। चलिए, यह अलग अलग पदार्थ का, यह अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैटर, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अगली बात पर तुम्हें एवरेस्ट के शिखर पर लेकर जाने वाला हूं। अगली बात पर परीक्षा का सवाल सुनो, परीक्षा का सवाल सुनो। यदि क्या लिखना कि अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पर प्रभाव। सर एक सवाल आता है पेपर में, इफेक्ट ऑफ impurities, effect of impurities on melting point। सुनो ध्यान से, पहले सुनो फिर लिखवाऊंगा, पहले सुनो फिर लिखाऊंगा। हमने बताया कि सर लद्दाख में सड़कों पर बर्फ जमा हुआ है, मैं चाहता था कि उनको साथ ले जाऊं और पूरा लद्दाख घुमा के ले आऊं, लेकिन मुझे आदेश मिला कि सड़कें बंद हैं और सड़कों पर चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है 20-20 मीटर तक, गाड़ी वहां नहीं जा सकती है, गाड़ी वहां नहीं जा सकती है। तो लोगों ने कहा एक काम करो ना, सड़कों पर नमक फैला दो, सड़कों पर नमक फैला दो, और जैसे ही सड़कों पर नमक फैला दिया जाए तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है बिना किसी टेम्परेचर दिए हुए। जो टेम्परेचर बर्फ के जमने के समय था वही टेम्परेचर बर्फ जब पिघल रही है उस समय है। टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी बर्फ में नमक मिला देते हैं, बर्फ में नमक मिला देते हैं, तो उसका गलनांक बिंदु जो है वो, उसका जो गलनांक बिंदु होता है वो कम होता है, कम तापमान पर ही गलना शुरू हो जाता है। अरे सर हमने कहा कि हम उन्हें नहीं लेकर जा रहे हैं लद्दाख में, तो उन्होंने हमें कान में कहा कि थोड़ा नमक डलवा दो ना सड़कों पर। सड़कों पर कौन सा नमक डलवा दो, रसोई वाला नमक डलवा दो तो गलनांक बिंदु कम हो जाएगा। और अगर गलनांक बिंदु कम हो जाएगा तो छुक 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 गाड़ी कहां चली जाएगी, लद्दाख चली जाएगी। तो अगर अशुद्धि मिला देते हैं, अगर अशुद्धि मिला देते हैं, इंप्योरिटी मिला देते हैं किसी भी मैटर में, पदार्थ में, तो उसका गलनांक
गलनांक बिंदु क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। बताओ समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात? तो हम लिखें, लिखें जल्दी से, फटाफट लिखें, नोट्स बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें। फरवरी का पवित्र महीना है, नोट्स बनाते चलें। सुने ध्यान से, पहला, अशुद्धि मिला देने पर, अशुद्धि मिला देने पर गलनांक, पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैटर will decrease when impurities mixed। इंप्योरिटी जब मिलाई जाती है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे? बर्फीली सड़कों पर, बर्फीली सुनते ही जो भीतर से एक कूक निकलती है, बर्फीली सड़कों पर, सड़कों पर नमक को फैलाना, नमक को फैलाना, बर्फीली सड़कों पर नमक को फैलाना। ये बात किसी कोने पर लिख देना, ये बात किसी कोने पर लिख देना। बात ठीक है बात ठीक ही है। हाँ। चलो आगे चलें। चलिए लिखें आगे, यहां से आगे चलें, आगे चले। गलनांक कम हो जाता है, एक बात होगी। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं क्वथनांक, अगला लेते हैं क्वथनांक। इस क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लिखें, वह ताप बिंदु या तापमान बिंदु जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव गैस बन जाता है, गैस बन जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। टेम्परेचर at which a matter change into a liquid matter, a liquid matter change into gaseous form, gaseous form। तो जिस पर कोई द्रव किस में बदल जाता है, जिस पर कोई द्रव किस में बदल जाता है, जिसमें कोई द्रव गैस में बदल जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री टेम्परेचर दोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग फॉर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से सुनना, परीक्षा की बात बता रहा हूं, परीक्षा की बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। पहला बात, वायुदाब का
क्वथनांक से संबंध, वायु दाब का क्वथनांक से संबंध। सुनना बच्चों, पहले इसको लिखो फिर सुनो, पहले इसको मैं हेडिंग देता हूं फिर सुनते हैं। रिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर टू बॉइलिंग पॉइंट। सर ये क्या होता है? मैं आज तक पढ़ते हुए आया हूं एक बात, आज तक पढ़ते हुए एक बात आया हूं कि पहाड़ों पर खाना देर से बनता है, पहाड़ों पर खाना देर से बनता है, और आपने कहा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। वो जिन्हें तुम गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे, गाड़ी में जिन्हें बैठा कर ले जा रहे थे, वो उन्होंने कहा नमक फैला दो तो बर्फ पिघल जाएगी, नमक तुमने फैला दिया, उनके कहने से बर्फ पिघल गई, और जब जाकर ऊपर टेंट लगाया तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो मैं चावल उबाल रहा हूं, चावल उबल ही नहीं रहे हैं, दाल पका रहा हूं, दाल पकी नहीं रही है, और ना दाल गल रही है। तो आपकी दाल ऊपर जाकर नहीं गल पा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई वायु दाब का कोई ना कोई संबंध होता है, कोई ना कोई वायु दाब का संबंध होता है। तो सुनो ध्यान से, वायु दाब का क्या संबंध होता है, सुनो ध्यान से। सर ये है पहाड़, ये है पहाड़, और ये है तुम्हारी गाड़ी, ये है पहाड़ और ये है तुम्हारी गाड़ी, ठीक है। और इस पहाड़ की थोड़ी सी ऊंचाई कम कर देते हैं, ये पहाड़ ऐसे है और तुम्हें गाड़ी ऊपर लेके जानी है, ऐसे ऐसे लेकर चलना है, ठीक है। यहां तुम बैठे हुए हो, अब जैसे जैसे हाइट पर चलोगे, जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे, ऐसे ऐसे हवा हल्की होती जाएगी, हवा जैसे जैसे ऊपर जाओगे हवा हल्की होती जाएगी, और अगर हवा हल्की होगी तो वो ऊपर जाने पर प्रेशर, ऊपर जाने पर प्रेशर कम लगाएगी, तो ऊपर जाने पर वायु दाब कम लगेगा, ऊपर जाने पर वायु दाब कम हो गया। सर ये वही वाली बात है क्या कि ऊपर जाकर पेन से इंक निकल जाती है? वही बात है सर, ये वही बात है क्या ऊपर जाता हूं तो नाक से खून निकल जाता? एकदम वही बात है सर। ये वही बात है क्या कि हार्ट के बीमार वाले लोगों को एकदम से ज्यादा हाइट पर नहीं जाना चाहिए? एकदम वही बात है। जैसे जैसे मैदानी क्षेत्रों से ऊपर चलते जाओगे, ऐसे ऐसे वायु दाब में कमी आना शुरू हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, वायु दाब में कमी आना शुरू हो जाएगी, कम। और अगर वायु दाब कम होता है तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो कणों के बीच की दूरी, ध्यान से सुनो, अगली पीढ़ी के लिए पढ़ो, अगली पीढ़ी के लिए पढ़ो कि कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और कणों के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसका मतलब आकर्षण बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। और आप किसी चीज को जब गर्म कर रहे थे, आप जब किसी चीज को गर्म कर रहे थे तो आप चाहते थे यही थे कि इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए, तो यह काम तो वायु दाब ने ऑटोमेटिक कर दिया। तो इसका मतलब कम तापमान पर कोई चीज या कोई द्रव उबलना शुरू हो जाएगा, कोई द्रव उबलना शुरू हो जाएगा कम तापमान पर। ध्यान देना, 1 सेकंड की बात है, कम तापमान पर सुनना जान कि कम तापमान पर कोई चीज उबल रही है, कम तापमान पर, इसका मतलब उसमें हीट कम जा रही है, हीट कम जा रही है। तापमान कम दे रहे हो तो इसका मतलब हीट कम जा रही है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। कह रहा हूं कि वायुदाब क्वथनांक तो लिखें, पहाड़ों पर खाना देर में, पहाड़ों पर वायुदाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है। 1 सेकंड बस। इसलिए खाना देर में पकता है, खाना देर में पकता है, देर में पकता है।
अब सुनो ध्यान से, 1 सेकंड में समय हो गया क्लास का। क्वथनांक कम हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता था। पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता था। पहले उबलने का बिंदु कितना था? उबलने का बिंदु 100 डिग्री। और अब कितने में उबल रहा है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड में उबल रहा है, 90 में। तो क्वथनांक कम हुआ, क्वथनांक कम हुआ। इसका कारण क्या है? वायु दाब का कम होना। तो हम कहेंगे कि पहाड़ों पर वायु दाब कम होने से खाना देर में पकता है, क्योंकि क्वथनांक कम हो जाता है। और अंतिम लाइन लिखेंगे, प्रेशर कुकर में, अंतिम लाइन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बात क्लियर? यहां हम अपनी क्लास को रोकेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, क्या आपको समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ, इसी हंसी खुशी के साथ। आनंदित रहिए, खुश रहिए, खूब आनंदित रहिए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद, नमस्कार।